नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। और वक्त हो चला है बिहार, झारखंड और उत्तराखंड की खास खबरों का। खबर पटना से है, जहां हाईकोर्ट को जल्द मिल सकते हैं 5 नए जज। जहां 5 वकीलों को पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट कलेजियम ने केंद्र को भेजी है नियुक्ति की सिफारिश। जहां वकील आलोक कुमार सिन्हा, रितेश कुमार, सोनी श्रीवास्तव रहेंगे मौजूद, जहां पर सौरेंद्र पांडे, अंशुल राज के नाम की सिफारिश की गई है। वह केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद सभी 5 वकील बनेंगे जज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बताई जा रही है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के 5 वकीलों को लेकर सिफारिश की गई है। जहां हाईकोर्ट को जल्द मिल सकते हैं 5 नए जज। जहां 5 वकीलों को पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने की सिफारिश दी गई है। सुप्रीम कोर्ट कलेजियम ने केंद्र सरकार को भेजी है नियुक्ति की सिफारिश। वकील आलोक कुमार सिन्हा, रितेश कुमार, सोनी श्रीवास्तव, सौरेंद्र पांडे, अंशुल राज के नाम की सिफारिश की गई है। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद सभी 5 वकील बनेंगे जज। बिहार के रोहतक जिले के सासाराम से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक परीक्षार्थी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार चीटिंग विवाद को लेकर सासाराम में एक परीक्षार्थी की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने से इलाके में तनाव फैल गया है। वह घटना धौड़ाड़ थाना क्षेत्र की है, जहां अमित कुमार नामक परीक्षार्थी की हत्या कर दी गई है। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने डेहरी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के जाम कर दिया है, जहां मौके पर भारी संख्या में लोग जमा है और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी कोटा किरण कुमार घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पटना राजद नेता तेजस्वी यादव ने जनवरी में 137 घटनाओं का जिक्र करते हुए आरजेडी ने 137 अपराधी की सूची जारी की थी। साथ ही आरोप लगाया था कि यहां एनडीए का राक्षस राज चल रहा है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि अपराध किसे कहते हैं? जो सामान्य घटना होती है, क्या वो अपराध है? जरा अपने माता पिता के राज को भी देख लें, पता कर लें कि कितना अपराध होता था। वहीं अपहरण का उद्योग चलता था, फिरौती कहां वसूल जाता था। तेजस्वी इसका भी ज्ञान प्राप्त कर लें, और इनको अभी ज्ञान कहां है? अनुभव की कमी है, कुछ अनुभव ले लें और ऐसे ही कोई कागज जारी कर देने से मुख्यमंत्री का पद उनको नहीं मिलने वाला है। ये न बताएंगे कि अपराध जो सामान्य घटनाएं वो अपराध है। जरा अपने माता पिता के राज में भी देख लेते, पता कर लेते कि कितना अपराध होता था, कितना अपहरण होता था, अपहरण का उद्योग चलता था, फिरौती कहाँ वसूला जाता था। ये सब भी तो जरा ज्ञान प्राप्त कर लेना। उनको ज्ञान अभी कहाँ है? अनुभव की कमी है, कुछ अनुभव ले लें। ऐसे ही कुछ कागज जारी कर देने से वो मुख्यमंत्री का पद उनको नहीं मिलने वाला है। वो सपना देखकर ये न बताएंगे कि अपराध जो सामान्य घटनाएं वो अपराध है। जरा पटना में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है, जहां तेज प्रताप ने कहा कि हमारे दरवाजे पर आने वाले सभी लोगों का हम वेलकम करते हैं। राजनीति में क्या होता है, क्या नहीं होता, यह कोई नहीं जानता। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और लल्लन सिंह जो सपना पाल रखे हैं वो बहुत जल्दी फेल होने वाला है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आई जो सपना पाल रखे हैं ललन सिंह बहुत जल्दी फेल होने वाले हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आई जो सपना पाल रखे हैं ललन सिंह बहुत जल्दी फेल होने वाले हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आई जो सपना पाल रखे हैं ललन सिंह बहुत जल्दी फेल होने वाले हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आई जो सपना पाल रखे हैं ललन सिंह बहुत जल्दी फेल होने वाले हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आई जो सपना पाल रखे हैं ललन सिंह बहुत जल्दी फेल होने वाले हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आई जो सपना पाल रखे हैं ललन सिंह बहुत जल्दी फेल होने वाले हैं।
तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी में 3-4 गुट हैं। जहां तक एनडीए में तालमेल की बात है तो जमीनी स्तर पर तालमेल नहीं दिखता। इन लोगों को बस सौदा होता है कि सरकार में केवल बने रहना है। बीजेपी को बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। वहीं साक्षरता प्रति व्यक्ति आय में बिहार सबसे पीछे है। किसानों की आय में बिहार पीछे है। साथ ही उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, पलायन और गरीबी में बिहार आगे है। जनता ने 11 साल केंद्र में और 20 साल राज्य स्तर पर मौका दिया है। 15 साल से पुरानी गाड़ी को तो सरकार भी इजाजत नहीं देती। कारण है कि प्रदूषण करता है। इस सरकार को 20 साल हो गया है तो अब जनता भी देख रही है कि किन लोगों ने विश्वासघात करने का काम किया है। हमारा इसमें कुछ कहना उचित नहीं होगा, ना हम ठीक समझते हैं। दूसरी बात, चर्चा तो ये है बीजेपी में कि एक गुट नहीं है, 3-4 गुट है। इधर भी सर, बीजेपी में असल में गुट 3-4 है। और जहाँ तक एनडीए की तालमेल की बात है, ज़मीनी स्तर पर तालमेल, ज़मीनी कार्यकर्ता हों या एमपी हों या विधायक हों, वो बिहार के भोजपुर में हुए दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और इस भीषण हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दुल्हीनगंज में पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ है, जहां हादसे का शिकार हुए सभी कार सवार महाकुंभ में स्नान कर लौट रहे थे। तभी कार अनियंत्रित होकर ट्रक में जा घुसी, जहां पर सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले का जायजा लेते हुए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उसके बाद हम लोग 112 पहुंची, फिर उसके बाद जगदीशपुर थाना हम पहुंचे, छोटा बाबू थे, जन बाबू ये पहुंचे, और उसके बाद चंदन शक्ति ये पहुंचे। तो देखे कि ये बोलेनो कार जो रोड के बगल में खड़ी हुई थी, ट्रक बड़ी वाली, उसमें धक्का मार करके पूरी तरह से अंदर घुस गया था। तो हम लोग अपने मिल करके और कुछ लोगों के साथ मिल करके सारे डेड बॉडी को निकाले। काफ़ी जो है ना, काफ़ी अंदर घुस चुका था ट्रक, ये कार है। बहुत मुश्किल से सबको निकाला गया। जी, यही तो है। कितने लोगों की मौत हुई? 6 लोग थे। हम लोग तो बाहर से 2 ही 3 पता चल रहा था। हाँ। लेकिन जब हम लोग बाहर से फिर गाड़ी को खोले तो उसमें 6 लोग थे, जिसमें से 2 जेंट्स थे। हाँ। और 4 लेडीज थी। अच्छा, 6 लोगों की स्पॉट डेथ वहीं पर मृत्यु हुई। एक ही परिवार, सब एक ही परिवार के हैं लोग, और पटना के निवासी लोग पटना के रहे। तो उसके बाद हम लोग 112 पहुंची, फिर उसके बाद जगदीशपुर थाना हम पहुंचे, छोटा बाबू थे, जन बाबू ये पहुंचे, और उसके बाद चंदन शक्ति ये पहुंचे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने गुरुवार को शपथ ग्रहण किया था, जिसके बाद से कई नेता पक्ष ने उनको सीएम पद की बधाई दी। तो वहीं बिहार के संजय कुमार झा ने अपने बयान में कहा कि निश्चित रूप से इन 5 साल में खास तौर पर दिल्ली की कॉलोनियों में बहुत बड़ा बदलाव होगा। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को डबल इंजन की सरकार का लाभ मिलेगा। में आप लोग भी जाके देखिएगा, तो इतना बुरा हाल दिल्ली का है, बड़ा वर्डिक्ट मिला है। निश्चित रूप से ये 5 साल में दिल्ली में, खास करके दिल्ली के कॉलोनियों में बड़ा चेंज होगा, और इससे बड़ा फेक गवर्नमेंट नहीं हो सकता जो वहां पे चल रहा था। अब एक कंप्लीट मैंडेट मिला है, मेरे ख्याल से डबल इंजन की सरकार का एडवांटेज दिल्ली के लोगों को मिलेगा। में आप लोग भी जाके देखिएगा, तो इतना बुरा हाल दिल्ली का है, बड़ा करते उत्तराखंड की खबरों की तरफ। पहली खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पे 17वें कृषि विज्ञान कांग्रेस के दूसरे दिन के कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने तमाम संस्थाओं द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए मडुआ की लस्सी और बर्फी का भी लुत्फ उठाया, जिसके बाद उन्होंने दूसरे दिन के सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया और इस दौरान उन्होंने वैज्ञानिकों, शोधार्थियों, छात्रों, किसानों को संबोधित करते हुए उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आज केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, किसानों के उत्थान को लेकर गंभीर है। आज इस मंच में देश विदेश के वैज्ञानिक, शोधार्थी, छात्र और किसान एक मंच पर, किसान को इस आयोजन से बहुत सीखने को मिलेगा। वहीं केंद्र और राज्य के बजट में किसान का ख्याल रखा गया है।
आगे उन्होंने कहा कि केंद्र के बजट को देखते हुए हमारी सरकार ने भी गरीब, बेरोजगार किसानों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया है। वहीं किसानों के लिए हमारी सरकार बिना ब्याज के 3 लाख का ऋण दे रही है। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर कृषि के क्षेत्र में नए नए शोध, अनुसंधान, नवाचार हो रहा है। अन्नदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे ये सम्मेलन है, पूरे देश के वैज्ञानिकों का यहाँ पर एकत्रीकरण है। नवोदित उदयमान हमारे छात्र छात्राएं भी इसमें हिस्सा है, हमारे कृषक भाई बहन भी इसके पार्ट है इस सम्मेलन के। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के सम्मेलन हमारे कृषि क्षेत्र को और आगे बढ़ाएंगे, अन्नदाताओं की प्रोग्रेस करेंगे, हर क्षेत्र में उनको आगे आने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए ऐसे सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, विशेष रूप से विश्वविद्यालय को, परिवार को, उनके कुलपति जी को, कि उन्होंने सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया और यहाँ से नए शोध और अनुसंधान देश भर के अंदर जाएंगे। आज हमारे प्रधान उत्तराखंड में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कवायद तेज हो गई है, जब भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की रेस में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। हालांकि पूर्व सीएम निशंक ने इस पर मीडिया का गोलमाल जवाब देते हुए कहा कि वे पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और उनके पास कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। पूर्व सीएम निशंक ने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ पर छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर के पदाधिकारियों के लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं। तो निशंक हमेशा दौड़ते ही रहे, कभी बैठे ही नहीं है। वो पार्टी के लिए दौड़ते हैं, वो अपने विजन के लिए दौड़ते हैं, अपने मिशन के लिए दौड़ते हैं और दौड़ते रहेंगे हमेशा। लेकिन जहाँ तक बात है चुनाव का, अब वो पार्टी संगठन के चुनाव होते हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, ये पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की, और उसका आंतरिक लोकतंत्र देखिए। पहले हम ग्राम समितियों का चुनाव करते हैं, फिर अभी हमारा मंडलों का चुनाव चल रहा है, ये अध्यक्ष जी उसी में व्यस्त होंगे इस मंडल का, और वो भी पर्यवेक्षक आते हैं बाकायदा ऊपर से, राय मशवरा होता है, और मंडल अध्यक्ष के बाद फिर जिलाध्यक्ष होगा, जिलाध्यक्षों के बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष होगा, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। तो प्रतीक्षा करिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रदेश के मूल स्वरूप, संस्कृति और संसाधनों की रक्षा के लिए सख्त भू कानून को ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रदेश सरकार और सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त किया है। डॉक्टर निशंक ने कहा कि उत्तराखंड की जनता की वर्षों पुरानी मांग और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया गया यह निर्णय प्रदेश के स्वाभिमान, संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर की रक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह केवल एक भू कानून नहीं, बल्कि हमारी भावी पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प है। रमेश पोखरियाल निशंक सबसे छोटा कार्यकर्ता का नाम है, यदि मेरे से आप पूछेंगे। और रेस की जो बात की है, तो निशंक हमेशा दौड़ते ही रहे, कभी बैठे ही नहीं है। वो पार्टी के लिए दौड़ते हैं, वो अपने विजन के लिए दौड़ते हैं, अपने मिशन के लिए दौड़ते हैं और दौड़ते रहेंगे हमेशा। लेकिन जहाँ तक बात है चुनाव का, अब वो पार्टी संगठन के चुनाव होते हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, ये पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की, और उसका आंतरिक लोकतंत्र देखिए। पहले हम ग्राम समितियों का चुनाव करते हैं, फिर अभी हमारा मंडलों का चुनाव चल रहा है, ये अध्यक्ष जी उसी में व्यस्त होंगे इस मंडल का, और वो भी पर्यवेक्षक आते हैं बाकायदा ऊपर से, राय मशवरा होता है, और मंडल अध्यक्ष के बाद फिर जिलाध्यक्ष होगा, जिलाध्यक्षों के बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष होगा, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। तो प्रतीक्षा करिए। जिम्मेदारी मिलती है तो तैयार है? रोज मैं तो जिम्मेदारी रोज में ना, मैं तो हमेशा जिम्मेदारियों से युक्त हूँ। मैं कार्यकर्ता की जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानता हूं, और उससे मुझे कोई छीन भी नहीं सकता, और किसी ने क्या। रमेश पोखरियाल निशंक सबसे छोटा। उत्तरकाशी जिले के मोरी विकासखंड के सांकरी जखोल मोटर मार्ग पर गुरुवार देर शाम को बड़ा हादसा हो गया, जहां फफराला घाट के पास बोलेरो कैंपर वाहन खाई में गिर गया। हादसे के वक्त वाहन में 6 लोग सवार थे, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई।
वहीं 5 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। जहां हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हरिद्वार के बहादुराबाद औद्योगिक क्षेत्र में नामी कंपनी का प्रोडक्शन विधिवत तरीके से बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। जो ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती ने इससे संबंधित आदेश पत्र सौंप दिया है, जबकि एनसीबी की हरिद्वार की फार्मा कंपनी में चल रही छापेमारी लगातार जारी है। दरअसल हाल ही में एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 60,000 नशीली गोलियों के साथ 7 तस्कर पकड़े थे। जहां तस्करों से पूछताछ में जानकारी मिली थी कि हरिद्वार की एक फार्मा में नशीली गोलियां बनाई जा रही हैं, जिसके बाद यहां छापेमारी की गई, जो गुप्त तरीके से पिछले 2 दिनों से जारी है। वहीं एनसीबी अभी तक हरिद्वार की इस कंपनी से करीब 2.5 लाख नशीली गोलियों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पौड़ी जिले के कोटद्वार में सूचना प्राप्त हुई कि मनोज रावत निवासी का जल निगम केएमवीएन के द्वारा अपनी पत्नी शशि देवी का गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इस पर सीओ निहारिका सिंहवाल ने बताया कि शशि देवी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साथ ही मनोज रावत द्वारा भी चाकू से अपने गले पर वार किया गया है, जिसके कारण उसका उपचार कोटद्वार अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं डॉक्टरों द्वारा मनोज रावत की हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। मृतका शशि देवी के पिता सतपाल सिंह की तहरीर के आधार पर कोतवाली कोटद्वार में मनोज रावत के विरुद्ध हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कोटद्वार पुलिस टीम द्वारा पंचायतनामा के साथ साथ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर मामले की गहनता से जांच की जा रही है। आज दिनांक 20 तारीख को सुबह 9 बजे के लगभग कोतवाली कोटद्वार को 112 के माध्यम से सूचना मिली कि हमारा जो जल निगम कॉलोनी है पदमपुर में, वहाँ पर एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा है तथा उसकी जो पत्नी है वो भी उसी कमरे में अनकॉन्शियस है। दोनों को हम लोगों द्वारा हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों द्वारा जो उसकी पत्नी थी उसे मृत घोषित किया गया तथा जो आदमी है उसका प्राथमिक उपचार स्टार्ट किया गया। पूछताछ करने पर आदमी द्वारा ये स्वीकार किया गया कि उसने आवेश में आकर अपनी पत्नी की मृत्यु कारित करी है, गला घोंटकर उसने उनका मर्डर करा है तथा मर्डर करने के पश्चात उसने अपने आप को भी मारने की कोशिश की तथा चाकू से अपने गले पर वार करा, जिसमें वह नाकाम रहा। सूचना पे हम लोगों द्वारा मृतका के परिवार द्वारा यहाँ कोतवाली कोटद्वार में तहरीर दी गई, जिसमें हम लोगों ने संबंधित धाराओं में जो है उसमें मुकदमा मर्डर का पंजीकृत कर दिया है तथा जो हमारा अक्यूज्ड है उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट चल रहा है और उसके बाद जो भी लीगल कार्रवाई है उसमें हम लोग अमल लाएंगे और इसमें जो बॉडी है वो हम उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज। आज दिनांक 20 तारीख को सुबह 9 बजे के लगभग कोतवाली कोटद्वार को 112 के माध्यम से सूचना मिली कि हमारा जो जल निगम कॉलोनी है स्वच्छ दून सुंदर दून की परिकल्पना और पर्यावरण संरक्षण को गति देने के लिए देहरादून नगर निगम परिसर में ग्रीन स्पेस अभियान की शुरुआत की गई है और इस अभियान के साथ अब शहर भर में इसे वृहद स्तर पर चलाया जाएगा। इस बात पर देहरादून की नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि एयर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए शहर भर में ग्रीन स्पेस की संख्या बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जितने भी सार्वजनिक स्थल में खाली जगह हैं, वहां पर पौधारोपण अभियान चलाना और वर्टिकल गार्डन के माध्यम से इन जगहों को हरा भरा करने पर भी विचार किया जा रहा है। जैसा कि पूरा अभी मतलब एयर क्वालिटी पर काफ़ी फोकस है, उसी को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्पेसेस को बढ़ाया जाना है। जितने भी हमारे पब्लिक एरियाज़ में पॉकेट्स हैं जहाँ पर कि हम प्लांटेशन ड्राइव्स चला सकते हैं और डिज़ाइन में भी ग्रीनिंग के एलिमेंट को लाते हुए वर्टिकल गार्डन्स इत्यादि के माध्यम से जो हमारे पब्लिक स्पेसेस हैं उनके लैंडस्केप को और ग्रीनर हम बना सकें, इसी का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए योजनाएं भी बनानी शुरू कर दी गई हैं और साथ ही एनकैप के माध्यम से जो फंड आ रहा है उसकी यूटिलाइजेशन के लिए भी व्यवस्थित योजना बनाई जा रही है। जैसा कि पूरा अभी मतलब एयर क्वालिटी पर काफ़ी फोकस
हाईकोर्ट नैनीताल से बागेश्वर जिले में खड़िया खनन पर रोक बरकरार है और इस बीच याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता गोपाल वनवासी द्वारा बागेश्वर जिले में रोज नए नए खुलासे किए जा रहे हैं और इस दौरान हाईकोर्ट नैनीताल में खनन प्राधिकरण में संयुक्त याचिकाकर्ता गोपाल वनवासी द्वारा जिला कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की पत्नियों और सगे संबंधियों के नामों से खड़िया खनन पट्टे होने की पुष्टि करते हुए जिलाधिकारी बागेश्वर आशीष भटगाई को जांच हेतु शिकायती पत्र दिया गया। शिकायती पत्रों में पीए बाबू सहित प्रशासनिक अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। जहां मामले का खुलासा करते हुए शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता गोपाल वनवासी का कहना है कि जिलाधिकारी कार्यालय में चपरासी लेकर बाबू और प्रशासनिक अधिकारी तक के सगे संबंधी और पत्नियों के नाम के खड़िया खनन के पट्टे हैं। मैं कल भी जो है डीएम साहब के पास एक शिकायत लेके गया था। उसमें मैंने यही मुद्दा उठाया था कि वहाँ पे जो है एक पीआरडी कर्मचारी जो है संविदा कर्मचारी तैनात है, उसके नाम से 2-2 माइंस हैं। वाकई में उनकी बीवी के नाम से 2-2 माइंस हैं और 2-2 माइंस में स्वीकृति से लेकर मतलब संचालन तक का जो खर्चा आता है बहुत ज़्यादा। इतना कैसे इसके पास आया, इसकी जाँच के लिए कल हम वहाँ पर गए थे। आज पुनः एक मामला और आया। एक जिलाधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी हैं, अभी नाम तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेने में फिर और लोग भी हैं तो मुझे बहुतों का नाम लेना पड़ेगा, और लोग भी सम्मिलित हैं जिलाधिकारी कार्यालय से। तो आज जिनकी मैंने कंप्लेंट दी है, कंप्लेंट तो मैंने नामजद दी है, उनकी बीवी के नाम से जो है खड़िया माइंस स्वीकृत है। और खड़िया माइंस स्वीकृति के लिए जो पेपर लगे, एनओसी लगी है, अनापत्ति जो ग्रामीण की होती है, वो पूर्णतः फर्जी है। और उस संबंध में मैंने संबंधित थाने को FIR भी भेज दी है बाई पोस्ट, और जाँच के लिए जिलाधिकारी को जो है मैंने शिकायत पत्र भी आज दे दिया। बिल्कुल, देखो जो स्थिति मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि जिलाधिकारी कार्यालय मतलब एक खनन माफियाओं का जो है अड्डा जैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि एक के बाद एक जैसे मामले निकल रहे हैं वहाँ पे, उनकी बीवी के नाम पे, उनके परिजनों के नाम पे वहाँ पे जो है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे निःशुल्क खाद्यान्न का लाभ अपात्र लोग गलत तरीके से उठा रहे हैं, जबकि पात्र व्यक्ति इससे वंचित रह रहे थे। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर जिला आपूर्ति अधिकारी संतोष भट्ट ने बताया कि जनपद में 5 नगर निकाय क्षेत्र में टीम गठित कर दी गई है, जिसमें नगर पालिका के कर्मचारी इस जांच में सम्मिलित हैं। अभी तक 9 राशन कार्ड जमा हो चुके हैं। जांच पड़ताल पूरी होने के बाद गरीब लाभार्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी संतोष कुमार भट्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि अपात्र व्यक्तियों ने स्वेच्छा से अपने कार्ड सरेंडर नहीं किए तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। नगर क्षेत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के जो राशन कार्ड हैं उनके संबंध में हमने एक जांच अभियान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत जनपद की 5 नगर निकाय क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों के नेतृत्व में जांच टीमें गठित की गई हैं। इसमें नगर पालिका के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं। तो पिछले लगभग 2 दिन से ये जांच लगातार चल रही है। अभी तक हमारे पास 9 राशन कार्ड जो हैं वो सरेंडर हो चुके हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के, और जांच लगातार जारी है। इन्हीं 9 राशन कार्ड जो हमारे सरेंडर हुए, इनसे जो यूनिट हमारी अवमुक्त होगी, उस यूनिट के सापेक्ष क्षेत्र के ही जो गरीब पात्र अभ्यर्थी हैं उनके राशन कार्ड इसमें बनाए जाएंगे। इसी प्रकार की जांच हमारी नगर क्षेत्र में। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने भू कानून अस्थायी राजधानी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता कर कहा कि कांग्रेस गैरसैंण को राजधानी बनाने के पक्ष में है। जब पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती की स्थिति राज्य बनने के बाद खराब होती गई है, ऐसे में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया गया तो उत्तराखंड में रिवर्स पलायन होगा और लोग अपने घरों को वापस लौटेंगे। वहीं धामी सरकार के सशक्त भू कानून लागू करने के बाद कुंजवाल ने धामी सरकार से जमीन खरीद फरोख्त पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। अब तो कांग्रेस भी इस बात को मान रही है कि गैरसैंण अगर स्थायी राजधानी नहीं होगी तो इस पर्वतीय क्षेत्र का हित होने वाला नहीं है। आज जो पहाड़ की स्थिति पैदा हो गई है, सारी खेती चौपट हो गई है, खेत बंजर पड़ गए हैं, लोगों का पलायन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, गांव हमारे बंजर हो रहे हैं। तो अगर मूल भावना में हम सोचें, क्या इसीलिए राज्य की मांग, इतना बड़ा आंदोलन इस पर्वतीय क्षेत्र के लोगों ने किया होगा?
तो इस दृष्टि से मैं ये मानता हूँ कि ये गैरसैंण राजधानी बनेगी तो यहाँ का प्लान भी रुकेगा। जो बाहर गए हैं लोग बात, अब तो कांग्रेस भी उस बात को मान रही है कि गैरसैंण अगर स्थायी राजधानी नहीं होगी। हरिद्वार पुलिस की नशे के खिलाफ सख्ती के चलते आज भगवानपुर पुलिस ने 10 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को दबोच कर सलाखों के पीछे भेजा है। वहीं कलियर पुलिस ने भी 143 ग्राम चरस के साथ तस्कर को धर दबोचा है। जहां पकड़े गए दोनों ही तस्कर नशे की खेप को सप्लाई करने की नियत से जा रहे थे, जिन्हें पुलिस की तत्परता के चलते उन्हें मकसद में कामयाब नहीं होने दिया गया और अब वो जेल की हवा खाएंगे। विपिन कुमार और वसीम पर पुलिस ने मुकदमा कायम कर लिया है। उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस बार सत्र के दौरान ही धामी कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें भू कानून को मंजूरी मिली है। इसके बाद सदन के तीसरे दिन यानी 20 फरवरी को भू कानून के मसौदे को सदन में पेश किया गया है। अब सदन में भू कानून पर चर्चा होगी और इसको लेकर भाजपा के विकास नगर से विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि भू कानून को कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद सदन के पटल पर रखा गया है। भू कानून में प्रदेश की जनता के भावनाओं का ख्याल रखा गया है। वह एनडी तिवारी सरकार में जमीनों का खूब बंदरबाट हुआ है और उस वक्त भू कानून था ही नहीं। उन्होंने कहा कि धामी सरकार का भू कानून सशक्त होगा। नहीं, भू कानून से संबंधित जो विधेयक है वो कल टेबल हो चुका है और आज उस पर विचार भी होना है। मैं तो अपील करूंगा सभी से, सभी पक्ष के माननीय विधायकों से कि बहुत ओपन माइंडेड अप्रोच के साथ भू कानून विधेयक पर चर्चा करें, क्योंकि ये उत्तराखंड के मौलिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उत्तराखंड के अस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है। लिहाजा और बहुत बिहार, झारखंड और उत्तराखंड की खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।